सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। हम कक्षा 10 की एसएसटी की बुक की इतिहास वाली जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, औद्योगिकरण का युग। इससे पहले हमने इस चैप्टर को 2 क्लासों में और पढ़ा है और आज इसका तीसरा जो पार्ट है वो पढ़ने वाले हैं। तो हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था, अगर हम देखें तो भारतीय कपड़े का युग, यानी भारतीय जो कपड़ा है उसका जो युग प्रारंभ होता है उसको हमने पढ़ा था। और आज जो हमें पढ़ना है इससे आगे वाला जो टॉपिक है वो है बुनकरों का क्या हुआ, इसके बारे में पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से आपको समझना है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो बुनकरों को क्या हुआ, फैक्ट्रियों का, भारत में फैक्ट्रियों का उदय है ना। तो ये सारी चीज़ों के हमें इसमें अच्छे से पढ़ना है। तो अब देखते हैं बुनकरों का क्या हुआ। देखो 1760 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी सत्ता, हम कह सकते हैं कि सत्ता का सुदृढ़ीकरण होता है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में अपनी सत्ता स्थापित करना प्रारंभ ही करती है। इतने अच्छे से कर नहीं पाती है लेकिन स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो उस समय अगर हम देखें ना तो भारत के कपड़ा निर्यात में कोई ख़ास गिरावट नहीं आई। यानी भारतीय कपड़ा जो निर्यात है वो लगातार इसी पहले जैसे प्रक्रिया से चल रहा था, उसी दौर से अभी भी गुजर रहा था। और भारत के जो कपड़ा निर्यात है उसमें कोई गिरावट ख़ास इतनी दिखाई नहीं दी। और जो ब्रिटिश, अगर हम कहें तो जो ब्रिटिश कपास उद्योग है वो अभी फैलना शुरू नहीं हुआ था। उसका कारण यही था कि भारत जो है इसकी जो कपास है वो बारीक रेशे की होती थी, इसलिए इसकी जो मांग है ना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज़्यादा थी। यूरोपीय जो लोग हैं वो भारतीय कपास को पसंद करते थे। और भारतीय कपास को क्या पसंद करते थे, भारतीय कपड़ों को पसंद करते थे। जो कपड़े यहाँ से बनकर यूरोप में जाते थे और इनका जो हम कहें जो ये कपड़े बनते थे ये कपास से बनते थे। और भारत की जो कपास है वो बारीक रेशे की होती थी, इसलिए उसकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मांग थी। जबकि ब्रिटेन और यूरोप की जो कपास थी वो बारीक रेशे की नहीं, जबकि मोटे रेशे की होती थी, इसलिए वहाँ पर उसकी इतनी ज़्यादा मांग नहीं थी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए कंपनी भी भारत से व्यापार करने वाले कपड़े के निर्यात को ही आगे फैलाना चाहती थी। यानी जो कंपनी है ना वो भी किसको आगे फैलाना चाहती थी, भारत से। यानी हम कहें ब्रिटेन, अगर हम कहें कि भारत से ही जो कपास आ रही थी उसी को आगे ज़्यादा फैलाना चाहती थी, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा क्या थी, मांग थी। देखो अब फिर इसके बाद में क्या होता है, देखो 1760 के दशक के बारे में मैंने आपको बताया। ये जो बातें हैं 1760 के दशक की हैं, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा भारतीय कपड़े की मांग थी, है ना। और यही हम कह सकते हैं कि इसीलिए व्यापार भारत का बहुत अच्छा चल रहा था। व्यापार ख़त्म नहीं हुआ था बल्कि नियंत्रित और अधिक फैला था। अब देखो होता क्या है, अगर हम देखें तो 1760 और 70 के दशकों में बंगाल और कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाती है। धीरे धीरे किसकी सत्ता स्थापित हो जाती है, कांग्रेस, इसकी क्या नाम से, सॉरी, अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो जाती है। ब्रिटेन की, हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन की सत्ता स्थापित हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित हो जाती है। कौन सी जगह पे, तो आपके क्या नाम से, बंगाल और कर्नाटक में, है ना। और इसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिल पा रही थी। क्योंकि अगर हम देखें, देखो बंगाल और क्या नाम से, कर्नाटक में अंग्रेज़ों की सत्ता धीरे धीरे स्थापित होती है, राजनीतिक सत्ता स्थापित होती है। तो जब वहाँ पर क्या होता है कि भाई ये लोग जो हैं यहाँ से क्या खरीदते हैं, आपके नाम से क्या नाम से, कपास खरीदते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि कपड़ा खरीदते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये आसानी से यहाँ से कपड़ा नहीं मिल पाता है। और उसका कारण क्या था कि जो बुने हुए कपड़े हासिल करने के लिए अब यहाँ पर अंग्रेज ही नहीं थे, उसके साथ में आपके फ्रांसीसी भी थे। अंग्रेज़ों के साथ में कौन थे, फ्रांसीसी भी थे और डच भी थे और पुर्तगाली भी थे। तो ये सारे लोग थे। देखो अगर हम कहें तो जब इसको हम दो तरीके से बांट सकते हैं, कितने भागों में बांट सकते हैं, दो तरीके से, ठीक है। तो अब इसे देखने के लिए आए, जैसे कि हम बात करें ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से पहले। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात करें, स्थापना से पहले की बात करें, स्थापना की पहले से बात करें तो इसमें हम देखते हैं, देखो बुनकर जो होते थे, बुनकर वो फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली और स्थानीय व्यापारियों के साथ मेल मोल भाव करते थे। बुनकर का मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो कपड़ा बनाते थे वो,
वो क्या कहलाते थे, बुनकर कहलाते थे। तो वो क्या करते थे, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित नहीं हुई थी उससे पहले की बात है, और सत्ता स्थापित होगी उसके बाद की बातें अलग हैं। तो ये सत्ता स्थापित नहीं हुई थी उससे पहले की बात है। तो बुनकर जो हैं फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली और स्थानीय व्यापारियों के साथ मोल भाव करते थे, और अपना जो माल है वो उस व्यक्ति को बेचते थे जो उनके माल पर सबसे ऊंची बोली लगाते थे, है ना। तो अपना माल सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को बेचते थे। तो ये बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये कब की बात है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित नहीं होती है ना, उस समय की बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों का पूरी तरह अभी भारत में कंट्रोल नहीं हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह अधिकार नहीं हुआ है। जब पूरी तरह अधिकार हो जाएगा तो फिर ये अपनी मनमर्जी के हिसाब से कार्य करेंगे, लेकिन अभी अधिकार पूरी तरह नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अंग्रेज व्यापारियों के साथ में फ्रांसीसी व्यापारी भी हैं। कौन से व्यापारी हैं? फ्रांसीसी व्यापारी भी हैं, डच भी हैं और पुर्तगाली भी हैं। अब ये सारे के सारे क्या करेंगे, जब इन सभी के बीच में बुनकर जो है अपने माल की बोलियां लगाते थे, अपने माल की क्या लगाते थे, बोली लगाते थे। और उस बोली में जो व्यापारी, चाहे आपके अंग्रेज हो, चाहे फ्रांसीसी हो, चाहे डच हो और चाहे पुर्तगाली हो, ये चारों को चारों में से जो अधिक बोली लगाता था वो उसी व्यक्ति को, यानी उसी हम कह सकते हैं व्यापारी को अपना माल बेचते थे। कौन बेचते थे? बुनकर। कौन बेचते थे? बुनकर बेचते थे। तो ये आपको ध्यान रखना, यानी ये कब की बात है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी सत्ता पूरी तरह भारत में स्थापित नहीं हुई थी, उसके बाद, उससे पहले की बात है। अब देखो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इसी में आगे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित हो जाती है यहाँ पर, यानी बाद में, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की जब सत्ता स्थापित हो जाती है उसके बाद, है ना। तो उसके बाद देखो कंपनी ने व्यापार पर क्या कर लिया, एकाधिकार। कंपनी ने व्यापार पर एकाधिकार कर लिया, और अब जो प्रतिस्पर्धा पहले थी अब वो खत्म हो गई है, और बुनकर ही सीधा माल, बुनकरों पर सीधा नियंत्रण कर लिया गया है। बुनकरों पर क्या कर लिया गया है? सीधा नियंत्रण। यहाँ पर नियंत्रण नहीं था और यहाँ पर सीधा नियंत्रण कर लिया जाता है बुनकरों पर। यानी अब हम कहें कि जो पहले, हाँ, आपने देखा था ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना नहीं होती है उससे पहले फ्रांसीसी भी थे, डच भी थे और पुर्तगाली भी थे और अंग्रेज भी थे। अब जो बुनकरों के माल पे ज़्यादा बोली लगाएगा, बुनकर उसी को अपना माल बेच देते थे, है ना। तो कहने का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की अभी स्थापना नहीं हुई है भारत में, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है और स्थापना होने के बाद में इसको एकाधिकार मिल जाता है। एकाधिकार का मतलब ये होता है कि अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी दूसरी जो है, हम कह सकते हैं व्यापारी यहाँ पर व्यापार नहीं करेगा। जब एकाधिकार हो जाता है, एकाधिकार का मतलब होता है एक का अधिकार, और किसी का अधिकार व्यापार पर नहीं है, सिर्फ एक का अधिकार है, इसे कहा जाता है एकाधिकार, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब कोई भी प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं है, कोई भी दूसरा व्यापारी नहीं है माल को खरीदने के लिए बुनकरों को, सिर्फ एक ही व्यापारी है, और वो कौन है? ब्रिटेन के व्यापारी, ठीक है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो कहने का मतलब है कि सीधा इस पर नियंत्रण कर लिया जाता है। अब इन्होंने जो नियंत्रण किया और एकाधिकार किया, इसको हम देख सकते हैं कि इसको दो चरणों से इन्होंने स्थापित किया। कितने चरणों से? 2 चरणों से। तो देखते हैं, देखो 2 चरणों से कैसे किया था, आगे चलते हैं अब इसमें। 2 चरणों से इन्होंने अपने व्यापार को स्थापित किया, जिसमें पहला चरण हम कह सकते हैं कि कंपनी ने पहले तो क्या किया, कंपनी ने कपड़ा व्यापार में जो सक्रिय व्यापारी और दलाल हैं, सक्रिय व्यापारी और क्या हैं? दलाल। सक्रिय व्यापारी और दलालों को क्या कर खत्म करने और बुनकरों पर ज़्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। यानी हम कहें कि व्यापार में जो सक्रिय व्यापारी हैं, जो लगातार व्यापार कर रहे थे, उनको और साथ में दलाल, इन दोनों को क्या किया? समाप्त करने का प्रयास किया। हम कह सकते हैं कि इनको ख़त्म करने का प्रयास किया और बुनकरों पर ज़्यादा नियंत्रण स्थापित किया, है ना? स्थापित करने की कोशिश की। अब कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने
और कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखी और माल को इकट्ठा करने और कपड़े को गुणवत्ता जांचने के लिए, देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, माल को इकट्ठा करना और कपड़े की गुणवत्ता को जांचने के लिए वेतनभोगी एक कर्मचारी नियुक्त किया जिसे गुमास्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुमास्ता। अब यहाँ पर सीधा सीधा आपके क्वेश्चन बनता है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है कि गुमास्ता कौन थे या गुमास्ता क्या होता था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है गुमास्ता कौन था। तो माल को इकट्ठा करना और कपड़े की गुणवत्ता को जांचने के लिए एक वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किया जाता था जिसे गुमास्ता कहा जाता है। ये आपके द्वारा ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है। और ये किसके द्वारा किया जाता था? कंपनी के द्वारा किया जाता था। तो देखो, यह मैंने आपको बताया कि पहला चरण में तो इन्होंने क्या किया कि व्यापारी थे जितने भी व्यापारी थे और दलाल थे उनको सबन को समाप्त करने का काम किया। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या किया कि जो बुनकर हैं उन पर कड़ी निगरानी रखी, बुनकरों पे कड़ी निगरानी रखी। और हम कह सकते हैं कि इसके साथ में ही उन्होंने माल को इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए एक वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किया जिसे गुमास्ता कहा जाता था। जिसमें कि यहाँ पर अगर हम देखें तो डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो आपके बताते हैं आपको गुमास्ता, देखो यहाँ पर गुमास्ता कौन थे? तो कंपनी द्वारा तैनात वेतनभोगी कर्मचारी, है ना, वेतनभोगी कर्मचारी जिनका काम बुनकरों पर नियंत्रण रखना, माल इकट्ठा करना और गुणवत्ता की जांच करना माल की, है ना। तो ये इनका कार्य होता था। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गुण, ये क्या नाम से गुमास्ता कौन थे। अब आगे चलते हैं। देखो, तो आगे की अगर हम बात करें इसमें, तो अब इसका हम दूसरा चरण कह सकते हैं कि कंपनी जो है, कंपनी ने क्या किया कि माल बेचने वाले बुनकरों को, माल बेचने वाले जो बुनकर थे वो अन्य व्यापारियों को या अन्य खरीदारों को अपना माल जब बेचते थे तो उन पर इस प्रकार की पाबंदी लगा दी गई कि कोई भी बुनकर जो माल है वो अन्य खरीदारों या अन्य व्यापारियों को नहीं बेच सकता, उस पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। और इसके लिए उन्होंने, हम कह सकते हैं कि पेशवी रकम दी मतलब आगामी ऋण दिया। क्या कहा जाएगा इसको? आगामी ऋण दिया। रकम की को क्या कहा जाता है? आगामी ऋण। यानी अगर कोई भी बुनकर जो है वो ऋण ले सकता है और ये ऋण लेने के बाद में ये फिक्स कर दिया गया था कि एक बार ऑर्डर मिलने पर बुनकर को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा दिया जाता था जिसे पेशगी रकम कहा जाता था। जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना माल कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था, वे किसी और व्यापारी को नहीं दे सकते थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बुनकर हैं अगर वो कर्जा लेंगे तो गुमास्ता उनको कर्जा देगा, लेकिन कर्जा लेने के बाद में वो अपना माल जो है वो किसी दूसरे व्यापारी को नहीं बेच सकते, उन्हें गुमास्ता को ही देना होगा। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, 2 चरणों में ध्यान रखना है। एक तो यही था, पहला तो यही था कि उन्होंने क्या किया कि जो कपड़ा व्यापार है उसमें जो सक्रिय व्यापारी और दलाल थे उनको समाप्त कर दिया और बुनकरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। और इसके बाद में हमने बात की कि उन पर कड़ी निगरानी रखी और माल को इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए एक वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किया जिसे गुमास्ता कहा जाता था। तो पहले तो उन्होंने इस व्यापार में इस प्रकार का कार्य किया पहले चरण में। तो और दूसरा जो चरण था उसमें उन्होंने क्या किया, कंपनी को माल बेचने वाले जो बुनकर थे और बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ अपना कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बुनकर जो है अब किसी दूसरे व्यापारी यानी अंग्रेजों के अलावा किसी दूसरे व्यापारियों या खरीदारियों को अपना माल नहीं दे सकेगा, उस पर पाबंदी लगा दी। अगर उनको मान के चलो पेशगी रकम चाहिए यानी बुनकरों को आगामी ऋण चाहिए तो गुमास्ता उनको आगामी ऋण देंगे और बदले में वो अपना जो माल है, बनाया हुआ माल है, उसको किसको बेच सकेंगे? गुमास्ता को ही बेच सकेंगे और किसी व्यापारी को नहीं बेच सकेंगे। तो इन सारी बातों के सारी हम कह सकते हैं कि इन दोनों चरणों के आधार पर इन्होंने अपने व्यापार में इस प्रकार का प्रबंधन किया। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद देखो आगे चलते हैं। तो हम आगे देखें तो भाई देखो, ये जो गुमास्ता हैं, ये गुमास्ता जो है बुनकरों से कपड़ा खरीदते थे और इस प्रकार की इनकी प्रक्रिया चलती रहती है आगे। लेकिन फिर इनमें आपस में ही हम ये कह सकते हैं कि मनमुटाव होने लगता है धीरे धीरे।
अब इसमें अगर हम आगे देखें ना, तो देखो एक बार थोड़ा सा इससे भी समझने की कोशिश करते हैं कि जो बुनकर होते थे, ये जब जब अंग्रेज़ों का हम कह सकते हैं पूरी तरह नियंत्रण नहीं था, उस समय बुनकर अपना माल जो है स्थानीय व्यापारियों को बेचते थे और स्थानीय व्यापारी इनको जो आगे खरीदार हैं उनको बेचते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ों का यहाँ पर पूरी तरह एकाधिकार हो जाता है, तो ईस्ट इंडिया बुनकर जो हैं वो गुमास्ता को अपना कपड़ा बेचते थे, अपना माल बेचते थे और गुमास्ता जो है वो किसको देता था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये चेन एक तरह से ये आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रख सकते हो इसको। तो बुनकर अपना माल किसको देंगे? गुमास्ता को, और गुमास्ता किसको देगा? आपके ईस्ट इंडिया कंपनी को। इस प्रकार से चलता था, या फिर हम ऐसे देख सकते हैं कि अब देखो आगे देखते हैं कि ये सब होने के बाद भी धीरे-धीरे जो है अगर हम देखें तो भारतीय कपास की बहुत ज़्यादा माँग थी, डिमांड थी, इसलिए हम कह सकते हैं भारतीय कपड़े की बहुत ज़्यादा माँग इसलिए थी क्योंकि यहाँ का जो कपड़ा था वो बारीक रेशे का था, और बारीक रेशे का था तो उससे कपड़े पे फिनिशिंग अच्छी आती थी और वो अधिकतर यूरोप में उसकी माँग थी। अब देखो यहाँ पर इतनी ज़्यादा कपड़े की माँग थी कि जिन लोगों के पास में खेत थे, उन्होंने अपने खेतों को छोटे-छोटे पट्टे थे, यानी छोटे-छोटे खेत थे, उन्होंने अपने खेतों को एक तरह से भाड़े पे दे दिया, और भाड़े पे देने के बाद यानी हम कह सकते हैं ठेके पे दे दिया, ठीक है? और पूरा परिवार जो है बुनकरी का काम करने लगा, और अपना पूरा जो परिवार है वो बुनकरी का काम करने लगा, जिसमें बच्चे भी थे, औरत भी थे, और भी और कुछ काम नहीं करते थे, वो सभी यही काम करने लगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा उनको मुनाफ़ा लग रहा था, इसलिए वो ये काम कर रहे थे। और उन्होंने धीरे-धीरे जो अपनी ज़मीन है, उसके जो पट्टे हैं वो सारे के सारे भाड़े पे दे दिए, अगर कोई भी व्यक्ति उनको खरीद के मतलब उन पे पैसे के बदले में काम कर सकता था, ठीक है? तो ये सारी व्यवस्थाएँ थी। उसके बाद में होता क्या है, सारी व्यवस्थाएँ चल रही थी, लेकिन जल्द ही बहुत सारे बुनकरों में बहुत सारे बुनकर गाँवों में बुनकरों और गुमास्तों के बीच टकराव की खबरें आने लगी। यानी हम देखें तो कुछ समय बाद में क्या होता है, बहुत सारे बुनकर जो थे, उनमें बहुत सारे बुनकर और गुमास्ताओं के बीच में टकराव की खबर आने लगी। इसका कारण क्या था? ऐसा क्यों हुआ? तो देखो देखते हैं इसमें थोड़ा और आगे देखते हैं, टकराव ऐसा क्यों आने लगा? तो यहाँ पर देखें तो ये बाहरी लोग थे। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो गुमास्ता थे, इनके बारे में बात करें तो ये बाहरी लोग थे, जिनका गाँव से कोई सामाजिक संबंध नहीं था। क्योंकि इनको नियुक्त किसने किया था? इनको नियुक्त किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ये यहाँ के लोग तो थे नहीं, ये बाहर के लोग थे, ठीक है? और ये लोग क्या करते थे, सिपाहियों, चपरासियों को साथ में लेकर आते थे, और माल में देरी होने पर बुनकरों को पीटते थे और कोड़े मारते थे। यानी हम कह सकते हैं कि जब इनको माल की रकम दी जाती थी, आगामी रकम दी जाती थी, और इनसे कहा जाता था कि आपको इतना काम जो है वो कर कर तैयार रखना है। लेकिन किसी भी कारणवश अगर मान चलो काम तैयार नहीं होता था, कपड़ा तैयार नहीं होता था, तो ये क्या करते थे, अपने साथ में सिपाही और चपरासियों को लेके आते थे, और जब अगर कपड़े में किसी प्रकार की देरी हो जाती थी, तो बुनकरों को मारते थे, पीटते थे, इस प्रकार की व्यवस्थाएँ थी। तो इसी कारण जो है कुछ समय बाद गाँवों में बुनकरों और गुमास्ताओं के बीच में टकराव की खबरें आने लगी थी। और इससे पहले भी अगर हम बात करें, देखो इससे पहले अक्सर जो होते थे वो सौदागर होते थे, छोटे व्यापारी होते थे, और ये छोटे व्यापारी जो है बुनकर गाँव में ही रहते थे, और बुनकरों से उनके नज़दीकी ताल्लुकात होते थे छोटे व्यापारियों के, है ना? और बुनकरों की ज़रूरतों का भी ये ख़्याल रखते थे, और संकट के समय में इनकी मदद भी करते थे। कौन? छोटे व्यापारी। क्योंकि गुमास्ता बाद में आए, छोटे व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में गुमास्ता आया, लेकिन उससे पहले छोटे व्यापारी होते थे, तो उनके साथ में बुनकरों के संबंध अच्छे थे, ठीक है? अभी जो नए लोग हैं, गुमास्ता हैं, ये बाहर से आए थे, तो इनके बारे में देखो आगे बात करते हैं। जैसे कि हम कह चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं आपको कि गुमास्ता बाहर से आए थे, बाहर से आए हुए लोग थे, और ये गाँवों में पुराना सामाजिक संबंध इनका कुछ था नहीं, और इनका जो व्यवहार था एक तरह से दंभपूर्ण व्यवहार था यहाँ के लोगों से। ये हम कह सकते हैं कि बहुत ही बुरा, अपमानजनक व्यवहार करते थे ये। सामाजिक यानी हम कहें कि सिपाहियों और चपरासियों को लेकर ये आते थे, और माल समय पर तैयार न होने की स्थिति में बुनकरों को सज़ा देते थे। इसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली थी। अब आगे हम देखते हैं, देखो नेक्स्ट जो आपके आता आगे नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें, तो देखो यहाँ पर पेश की प्रणाली और कर्ज का चक्रव्यूह दिखाया गया है। तो इसमें क्या करते थे, देखो पहले जो है पेश की
यानी कर्ज देना, कच्चा माल खरीदने के लिए कंपनी कर्ज देती थी। कौन देती थी कर्ज? कंपनी। कंपनी का मतलब हम कह सकते हैं कि जो गुमास्ता था, ये कंपनी से पैसे लेकर किसको देता था? बुनकरों का, है ना, बुनकरों को देता था। और ये जो बुनकर बुनकर हैं, ये क्या करते थे? इनको पाबंदी थी कि कर्ज लेने वाला बुनकर अपना कपड़ा सिर्फ गुमास्ता को ही देता था, और इन पर पाबंदी लगा दी जाती थी कि जो कर्ज ले रहा है, यानी जो बुनकर कर्ज ले रहा है, वो अपना कपड़ा सिर्फ और सिर्फ किसको देगा? गुमास्ता को। किसको देगा? सिर्फ और सिर्फ गुमास्ता को देगा। और गुमास्ता के अलावा किसी को भी अपना कपड़ा नहीं बेच सकता। अब इसके बाद देखो, अगर हम देखते हैं तो खेती जो थी वो छोटी थी। खेती जो थी वो क्या थी? छोटी थी। और पूरा परिवार जो है सिर्फ बुनाई में लगा हुआ था। ज़मीनें जो थी उनको भाड़े पर दे दिया गया था। हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि ज़मीनें भाड़े पे दी जाती थी, और उनका पूरा परिवार इसी से ही हम कह सकते हैं बुनकरी से ही पेट पाल रहा था, क्योंकि बुनकरों के पास में और कोई कार्य नहीं था। ये सिर्फ बुनकरी का काम कर कर ही अपना घर चला रहे थे। और इनके पास जो छोटे खेत थे, उनको भी इन्होंने हम कह सकते हैं भाड़े पर दे दिया था। अब जब भी ऑर्डर मिलता था इनको, बुनकरों को माल बनाने का ऑर्डर मिलता था, तो ये माल बनाते थे। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है। अब देखते हैं, देखो इसमें आगे अगर हम देखें, नतीजा क्या हुआ? बुनकर कंपनी के गुलाम बन गए, और अंत में नतीजा ये होता है कि जो बुनकर थे वो कंपनी के गुलाम बनकर रह गए। अंततः गाँवों की ओर पलायन करने लगे। यानी जब ये एक तरह से इनके गुलाम बन गए, जैसे ये कहते थे वैसे इनको काम करना पड़ता था, और इस प्रकार से ये आगे इसी प्रकार से कार्य की चलता रहा। अब देखो, अब इसके बाद में यहाँ से जो आपका पॉइंट है वो चेंज हो जाता है, और अब यहाँ से नेक्स्ट हम देखें तो आपका है भारत में मैनचेस्टर का आना। भारत में मैनचेस्टर का आना, इसका मतलब क्या होता है? तो देखो इसमें देखते हैं, मैनचेस्टर एक शहर है जो कि ब्रिटेन में था, जो कपड़े उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं प्रसिद्ध था। यहाँ पर कपड़े का बहुत ज़्यादा उद्योग, बहुत ज़्यादा कपड़ा उद्योग होता था, इसलिए उस शहर का नाम था मैनचेस्टर। तो यहाँ पर हम यही देखेंगे कि भारत में मैनचेस्टर का आना, इसका मतलब है कि भारत में कपड़े का उद्योग जो है वो अत्यधिक बढ़ना, इसका इसलिए इसे कहा गया है भारत में मैनचेस्टर का आना। ठीक है। तो अब देखो, 1772 में एक व्यक्ति था, 1772 में एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? हेनरी, हम कह सकते हैं पुतलो। क्या नाम था जिसका? हेनरी पुतलो। अब ये जो हेनरी पुतलो है ना, हेनरी पुतलो ने 1772 में भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती, ये इसने कहा। और ये इसलिए कहा क्योंकि भारतीय जो कपड़ा है उसकी इतना अच्छा है, यानी भारतीय जो कपास इतनी अच्छी है कि वो बारीक रेशे की कपास है, इसलिए उसकी मांग कभी भी हम कहें भविष्य में कम नहीं हो सकती। ऐसी ऐसी जो बातें हैं ये हेनरी पुतले के द्वारा कही गई थी, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये बातें गलत साबित हुई। कैसे साबित हुई? कि 1811 में जो भारत का कपड़ा निर्यात होता था वो 33% था। कितना था? 33%। देखो, निर्यात का मतलब होता है कपड़े, किसी चीज़ को बेचना, आयात का मतलब होता है किसी चीज़ को खरीदना। तो यहाँ पर 1811 में ये कितना था? 33%। और अगर हम बात करें तो 1850 में ये मात्र कितना प्रतिशत रह गया आपके? 3%। तो भाई इसके इन्होंने तो ये कहा था कि कभी भी भारत का जो कपड़ा है, भारतीय कपड़ा कभी भी मांग कम नहीं हो सकती, लेकिन ये तो इन 1772 के बाद में अगर हम देखें तो 1811 में ये हमने देखा कि 33% हो रही थी, और ये निर्यात जो है घटकर वो 1850 में 3% रह जाता है, सॉरी 3% रह जाता है। तो आप इसको देख सकते हो कि ये जो निर्यात है ये तो बहुत ज़्यादा घट जाता है। तो जो हेनरी पुतलो ने कहा था वो सही साबित तो नहीं हुआ, वो तो गलत साबित हो गया। तो अब इसको हम देख सकते हैं, देखो कैसे गलत साबित हुआ। कि जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ, तो जब यानी हम धीरे धीरे, हमने पहले इसी चैप्टर में ये देखा है, इससे पहले हमने देखा है कि इंग्लैंड में औद्योगिक जो कपास उद्योग है वो ज़्यादा इतना विकसित हुआ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे उद्योग विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये सीधी सी बात है कि जो भारत का कपड़ा था वो सारा का सारा यूरोप में चला जाता था, सारा यूरोप उसको खरीदता था। जैसे ब्रिटेन है और भी जो यूरोप के देश थे उस समय, वो सारा हम कह सकते हैं कि भारतीय कपड़े को खरीद लेते थे। लेकिन ब्रिटेन की हम बात करें तो ब्रिटेन में जो उद्योगपति थे उन्होंने ये कहा कि भाई जो दूसरे देशों से यहाँ पर हम कहें कि आयात किया जाता है, यानी कपड़े को खरीदा जाता है ब्रिटेन में दूसरे देशों से,
तो इसी कारण जो है यहाँ पर जो भारत का जो ब्रिटेन का कपड़ा है उस वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि नुकसान में है। जो ब्रिटेन के उद्योगपति हैं वो इसलिए नुकसान में है क्योंकि जो ब्रिटेन में उत्पादन हो रहा है कपड़े का वो इतना ज़्यादा बिक नहीं पा रहा है, क्योंकि भारत का कपड़ा जो था वो भारत की जो कपास थी वो बारीक रेशे की कपास थी, बारीक था उसका रेशा, और जो ब्रिटेन की जो कपास थी वो मोटे रेशे की थी। इसलिए दोनों में अगर हम कंपटीशन देखें तो भारतीय कपड़े को वहाँ के लोग ज़्यादा खरीदते थे, ज़्यादा तवज्जो देते थे, ज़्यादा खरीदते थे, जबकि ब्रिटेन का जो कपड़ा है उसको वो ज़्यादा नहीं खरीदते थे। इसलिए जो ब्रिटेन के उद्योगपति हैं उन्होंने कहा सरकार पर दबाव डाला कि जो ये आयातित कपड़ा है इस पर आयात शुल्क वसूल करे, जिससे कि मैनचेस्टर में बने कपड़ा है वो भारी प्रतिस्पर्धा किए बिना ही इंग्लैंड में आराम से बिक सके। तो इन्होंने कहा, सरकार से कहा कि भाई जो आप और देशों से कपड़ा खरीद रहे हो यानी आयात कर रहे हो, है ना, आयात कर रहे हो, तो आप जो है इस पर टैक्स लगाइए, आयात शुल्क वसूल कीजिए। जब इस पर आयात शुल्क लागू होगा तो ये कपड़ा जो भारत का है महंगा हो जाएगा, और जो हमारा यहाँ ब्रिटेन का उद्योगपति कह रहे हैं कि जो ब्रिटेन कपड़ा है वो सस्ता रहेगा। तो इसलिए क्या है कि ब्रिटेन का जो कपड़ा है वो आसानी से बिक जाएगा, और जो बाहर से कपड़ा आ रहा है उसको जो भी कोई खरीदेगा तो वो महंगा बिकेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसको प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये उन्होंने कहा, किसने कहा? ब्रिटेन के उद्योगपतियों ने कहा। और पहली बात तो ये कही थी, और दूसरी जो बात थी, दूसरी तरफ ही उन्होंने ये कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उस पर दबाव डाला कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाज़ारों में बेचे। यानी ब्रिटिश में जो कपड़ा बन रहा है उसको अब हम जो है भारतीय बाज़ारों में बेचें। तो ये दोनों बातें कहीं, लेकिन 19वीं सदी के शुरुआत में ब्रिटेन के वस्त्र उत्पादों की निर्यात में नाटकीय वृद्धि हुई। निर्यात में जो है नाटकीय वृद्धि हुई। यानी हम देखा तो 18वीं सदी के आखिर में भारत में भारत में उत्पादों का न के बराबर निर्यात होता था। यानी भारत से हम कह सकते हैं कि न के बराबर निर्यात होता था। लेकिन अगर हम इसमें इसका मतलब यही है कि 18वीं सदी के अगर हम बात करें 18वीं सदी की अगर हम बात करें तो भारत में उत्पादों का निर्यात जो है वो न के बराबर था। यानी ब्रिटेन से भारत को कुछ भी निर्यात नहीं किया जाता था। लेकिन अगर हम देखें आपके 1850 तक आते-आते तो भारत सूती वस्त्रों का आयात करने लगा, और आयात कितना करने लगा? सूती वस्त्रों का आयात करने लगा 31% तक चला गया था ये। यानी 1850 तक आते-आते जब भारत अपना कपड़ा बेचता था ब्रिटेन को, लेकिन उल्टा होने लगा कि भारत अब ब्रिटेन से कपड़ा खरीदने लग गया। 1850 तक भारत सूती हम कहें सूती वस्त्र का आयात 31% था, जो 1870 तक आते-आते यह आंकड़ा 50% तक चला गया था। तो ये देख सकते हैं कि हम धीरे-धीरे जो है स्थिति गंभीर होती जा रही थी। और अगर हम देखें तो देखो भारतीय कपड़ा बुनकरों के पास में 2 प्रकार की समस्याएँ आने लगी। एक तो आपकी पहली समस्या तो ये थी कि निर्यात का बाज़ार ढह गया। निर्यात का बाज़ार जो है वो ढह गया। निर्यात का बाज़ार का मतलब हम कह सकते हैं कि भारत निर्यात करता था कपड़े को ब्रिटेन को, ठीक है? और ब्रिटेन को निर्यात करता था तो ब्रिटेन के लोग जो है उस कपड़े को खरीदते थे। क्यों खरीदते थे? इसलिए खरीदते थे क्योंकि वहाँ का कपड़ा इतना अच्छा नहीं होता था जितना कि भारत का होता था, ठीक है? इसके बाद में अगर हम बात करें तो दूसरा है स्थानीय बाज़ार सिकुड़ने लगा। तो इसका कारण क्या है कि स्थानीय बाज़ार कैसे सिकुड़ने लगा, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, इंग्लैंड में मशीनी उद्योग पनपा, ठीक है? तो यानी निर्यात बाज़ार कैसे ढह गया भारत का, ठीक है? उसका कारण क्या है? तो इंग्लैंड में मशीनी उद्योग पनपा, यानी इंग्लैंड में उद्योग क्रांति हुई तो यहाँ मशीनें लगाई गई, मीलें लगाई गई, तो मीलों में बहुत ज़्यादा कपड़े का उत्पादन होने लगा, ठीक है? सरकार ने भारतीय कपड़े पर भारी शुल्क लगा दिया, और कारण ये हुआ कि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कपड़े का उत्पादन हो रहा है, और जो यहाँ से कपड़ा जाता था भारत से उस पर उसने आयात शुल्क लगा दिया। उस पर क्या लगा दिया? इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी, यानी आयात शुल्क लगा दिया, उस पर बहुत ज़्यादा भारी आयात शुल्क लगा दिया। तो अब जो है यहाँ का जो कपड़ा है तो उसको अगर हम कहेंगे कि उसको अगर वहाँ के लोग खरीदेंगे तो महंगा मिलेगा यहाँ का कपड़ा, जबकि ब्रिटेन का जो कपड़ा है वो कैसा मिलेगा? सस्ता मिलेगा, ठीक है?
तो यही चीज़ को हमने पहले तो देखा था कि जब तो ब्रिटेन में उद्योग कपास उद्योग यानी कपड़ा उद्योग इतना विकसित नहीं हुआ था, उस समय तो यहाँ से भारत से कपड़ा जा रहा था। लेकिन जब कंपनियाँ आती हैं वहाँ पर, हम कह सकें कि कारखाने लगाए जाते थे, तो वहाँ पे कपड़ों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है वहीं ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन के लोग कहते हैं कि भई ये बाहर से जो कपड़ा आ रहा है इस पर टैक्स लगा दो, ज़्यादा आयात शुल्क लगा दो, ताकि ब्रिटेन का जो कपड़ा है वो ज़्यादा बिक सके। तो इस प्रकार से जब किया जाएगा, जब वहाँ पे भारतीय कपड़े पर टैक्स लगाया जाएगा, तो भारतीय कपड़ा महँगा हो जाएगा, और भारतीय कपड़ा महँगा हो जाएगा तो भारतीय कपड़े को हम कह सकते हैं कि वहाँ के लोग धीरे-धीरे कम खरीदना कर देंगे, कम कर देंगे खरीदना, और जब कम खरीदना कर देंगे तो भारत के जो कपड़े की माँग है वो धीरे-धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि निर्यात का जो बाज़ार है, भारत का निर्यात बाज़ार, वो क्या हो गया था, ढह गया था। इसके बाद देखते हैं, देखो नेक्स्ट है, स्थानीय बाज़ार सिकुड़ने लगे। यानी बुनकरों के सामने 2 समस्या आई, एक तो निर्यात बाज़ार ढह गया और दूसरा स्थानीय बाज़ार सिकुड़ने लगा। इसका मतलब क्या है कि भारत के बाज़ार सस्ते और मशीनी मैनचेस्टर के कपड़ों से भर गया और भारतीय बुनकर इसका मुकाबला नहीं कर पाए। जैसा कि हमने 2 बातें पहले अभी आपको समझाई थी, वो दोनों की दोनों बातें इसमें ऐसे ही हैं कि स्थानीय बाज़ार सिकुड़ने लगा, कि भारत में जो पहले क्या था कि भाई भारत में यहाँ से जो कपड़ा बनता था वो ब्रिटेन में भी जाता था और यहाँ पर बिकता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ब्रिटेन से जो कपड़ा बनकर तैयार आया है, बनकर वहाँ से तैयार होकर आ रहा है मिलों से, ठीक है? और जो मिलों से कपड़ा बनता है तो वो सस्ता बन रहा है, ठीक है? सस्ता बन रहा है, और सस्ता बन रहा है तो जब भारत में जो कपड़ा है वो महँगा मिलता है, क्योंकि उसको बनने में ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा खर्चा आता है। लेकिन जो मिलों से कपड़ा बन के आ रहा है वो कैसा है? सस्ता है ना? कैसा है? सस्ता है, और सस्ता है तो जो यहाँ के लोग हैं वो कैसे कपड़े खरीदेंगे? जो सस्ता है। तो इसीलिए यहाँ का बाज़ार जो है वो धीरे-धीरे क्या होने लग गया? सिकुड़ने लग गया। आगे देखते हैं, देखो आगे अगर हम इसमें देखें, और भारत का जो स्थानीय बाज़ार था उसमें अधिकतर ऐसी वस्तुएँ थी जो ब्रिटेन से आयातित हैं, वो सारी वस्तुओं की भरमार थी। यानी भारतीय बाज़ारों में भी ब्रिटेन यानी मैनचेस्टर से जो बन के आ रही थी, कारखानों से कपड़ा जो बन के आ रहा था उसकी भरमार थी, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 समस्याएँ हमने देखी इसमें, कि 2 समस्याएँ बुनकरों के सामने आई। एक तो निर्यात का बाज़ार ढह गया था, और दूसरा क्या नाम से आपके स्थानीय जो बाज़ार हैं वो सिकुड़ने लगे। इसके अलावा भी एक और नई समस्या आती है, और वो समस्या क्या है कि जब अमेरिका में गृह युद्ध हुआ, अमेरिका में क्या हुआ? गृह युद्ध। अमेरिका में जब गृह युद्ध होता है तो उस समय देखो क्या समस्या आ जाती है कि अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका से ब्रिटेन को जो कपास आना बंद हो जाती है। यानी जो कपास है, देखो भारत से तो कपड़ा का निर्यात होता था ब्रिटेन के लिए, ठीक है? यहाँ से कपड़ा जाता था, ठीक है? लेकिन हम कहें कि जो ब्रिटेन है, वहाँ पर जो कपड़े का हम कहें उत्पादन किया जा रहा था, उसके लिए जो कपास थी, वो कपास कहाँ से आ रही थी? वो कपास आ रही थी आपके अमेरिका से। तो अमेरिका से कपास जाती थी ब्रिटेन, और वहाँ पर फिर वो कपड़ा बनता था, ठीक है? लेकिन अमेरिका में गृह युद्ध हो जाता है, और गृह युद्ध होने के कारण अमेरिका से हम कह सकते हैं कि कपास आना क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो अब जब वहाँ से कपास आना बंद हो जाए, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटेन बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लग चुकी हैं, मिल लग चुके हैं, है ना? अब जब वो वहाँ पर उनको कपास नहीं मिलेगी तो वो कपास कहाँ से लेके आएँगे? तो उन्होंने रास्ता देख लिया और भारत की ओर रुख किया। तो भारत में जो कच्चा माल है, यानी कपास को ये भारत से फिर आयात करना प्रारंभ कर देते हैं। तो देखो इसमें आगे देखें तो ब्रिटेन ने भारत से कच्चा माल मँगवाना शुरू कर दिया। यानी ब्रिटेन जो है, अब पहले तो यहाँ से क्या जाता था? कपड़ा जाता था। लेकिन अब ब्रिटेन जब अमेरिकी गृह युद्ध होता है, उसके बाद में ब्रिटेन जो है भारत से क्या मँगाता है? आपके आपके मँगाता है कच्चा माल, यानी कच्चा माल, यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि कपास को मँगाता है। किसको मँगाता है? कपास को, ठीक है? और जो कीमतें हैं, अगर हम देखें तो कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। भारत में कच्चे कपास की कीमतें जो हैं आसमान छूने लगती हैं, और जब कच्चे कपास की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो जो हम कह सकते हैं कि कच्चे माल के लाले पड़ जाएँगे, और भारतीय बुनकरों को मनमानी कीमत पर कपास खरीदना पड़ा, ठीक है? और बुनाई के सहारे पेट पालना अब असंभव हो गया, क्योंकि देखो उससे पहले हमने 2 चीज़ों के बारे में बात करी, लेकिन अब ये तीसरी चीज़ ये आ जाती है, अमेरिकी गृह युद्ध के कारण वहाँ से ब्रिटेन में कपास आना प्रारंभ
बंद हो जाता है तो भारत से कच्चा माल यानी कपास का यहाँ से निर्यात ये आयात करते हैं ब्रिटेन के लोग, ब्रिटेन के व्यापारी। तो इस वजह से यहाँ पर भारत में जो कपास है, कच्ची कपास है, उसकी कीमत बढ़ जाती है और कीमत बढ़ जाती है तो अब जो है बुनकरों को भी कपास चाहिए थी क्योंकि उनको भी तो कपड़ा बुनना था। तो अब उनको भी जो कपास है वो महंगी मिल रही है और महंगी मिल रही है तो उनको अब गुजारा जो है, जो हम कह सकते हैं कि परिवार को पालना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ये तीसरी समस्या उनके सामने आई। इसके बाद में देखो, ये सारी चीज़ों के बाद में अब आपका नेक्स्ट जो है इसमें आता है वो है फैक्ट्रियों का आना, कारखानों की शुरुआत। तो इसके बारे में हम बात करते हैं देखो थोड़ी सी। अब हम देखते हैं इसमें आगे कि भारत में फैक्ट्रियों का आना, यानी हम कह सकते हैं कि भारत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, क्योंकि फैक्ट्रियों का आना ही औद्योगिक क्रांति है। तो भारत में भी धीरे धीरे क्या है, फैक्ट्रियां आना प्रारंभ हो जाती हैं। अब तक तो यहाँ से कच्चा माल जा रहा था, अब यहाँ पर ही फैक्ट्रियां आना प्रारंभ कर देती हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो देखो, फैक्ट्रियों के आगमन का एक अगर हम इसको समझें तो एक साथ ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इनको ऐसे कैसे याद रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मुंबई में, कहाँ पर, मुंबई में अगर हम देखें तो 1854 में पहली कपड़ा मिल शुरू हुई। यानी आपसे पूछा जाए कि पहले सबसे पहले कपड़ा मिल कहाँ पे लगाई गई थी, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। कई बार एग्जाम पूछा गया है कि भारत में पहली कपड़ा मिल जो है वो कब लगाई गई थी, तो आपको ध्यान रखना है ये लगाई जाती है 1854 में, ठीक है। और इसने उत्पादन कब शुरू किया, तो 2 साल बाद यानी 1956 में इसने अपना उत्पादन शुरू किया। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखें आगे तो देखो, जो नेक्स्ट मील है आपके 1854 में ये लगी। उसके बाद में जो पहली जो जूट मील है, जैसा कि आप देख रहे हो, पहली जो जूट मील है वो कहाँ पे लगती है, बंगाल में। पहली जूट मिल कहाँ पे लगती है, बंगाल में। पहली जूट मिल लगती है बंगाल में। और ये कब लगती है, 1855 में। कब लगती है, 1855 में। और दूसरी जूट मिल बंगाल में ही लगती है, ये लगती है 1862 में। तो ये आपको ध्यान रखनी है, दूसरी जूट मिल 1862 में लगती है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो मद्रास में लगती है आपके 1874 में पहली कताई और बुनाई मिल। यानी आप सोच जाए पहली कताई और बुनाई मिल कब कहाँ पे लगती है, मद्रास में। और कब लगती है, 1874 में। ये आपको ध्यान रखना अच्छे से। इसके बाद में हम बात करें तो उत्तरी भारत में पहली मील जो लगती है वो आपके कहाँ पे लगती है, कानपुर में। उत्तरी भारत में पहली मील कहाँ पे लगती है, कानपुर में, ठीक है। 1860 के दशक में एल्गिन मील लगती है, ठीक है। तो ये भी एक कपड़े की मील थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये सारी मिलों को ध्यान रखना है। यानी अब एक बार दोबारा देखते हैं तो देखो, पहली कपड़ा मिल कब लगती है, 1854 में, जो कि कहाँ लगती है, मुंबई में। और ये 2 साल बाद अपना कार्य प्रारंभ करती है। जब इसके बाद में अगर बात करें तो पहली जूट मिल कब लगती है, 1855 में, ठीक है। और बंगाल में लगती है पहली जूट मिल। आपको ध्यान रखना है, पहली कपड़ा मिल जो है वो तो लगती है मुंबई में, और पहली जूट मिल जो लगती है वो आपके लगती है कहाँ पर, बंगाल में। और दूसरी जूट मिल भी बंगाल में ही लगती है 1862 में। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद में हम देखें तो मद्रास में पहली कताई और बुनाई मिल लगती है 1874 में। तो यहाँ पर तो हम ये कहें कि फैक्ट्रियों का आना, ये आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर भी इसको चीज़ समझ सकते हैं कि मुंबई की पहली कपड़ा मिल जो है वो एक विशाल शुरुआत मानी जाती है। 1854 में स्थापना होती है और 1856 में ये अपना उत्पादन प्रारंभ कर देती है। तो इसमें देखो क्या क्या था, तो इसमें इस फैक्ट्री में अगर हम कहें, मिल में 54,000 तकलियाँ थी और 2,150 क्या थे, करगे थे। तो ये सारी चीज़ ध्यान रख सकते हो आप। इसके बाद में औद्योगिक औद्योगिक पूंजी का स्रोत और त्रिकोणीय व्यापार, ठीक है। तो इसको देख सकते हैं देखो, तो इसमें जो है निर्यात यानी इंपोर्ट कह सकते हैं, चीन के साथ व्यापार और इंग्लैंड इंग्लैंड को कच्ची कपास का निर्यात करना। यानी चीन के साथ व्यापार और इंग्लैंड को कच्ची कपास निर्यात करना। उसके बाद में देखो, पूंजी संचय, भारी मुनाफा कमाना और धन को एकत्रित करना। और उसके बाद में तीसरा जो स्टेप है वो भारत में उद्योगों और संयुक्त उद्योग कंपनियां जॉइंट निवेश करना, ठीक है। तो ये उद्योगपतियों के द्वारा किया गया था। इसके बाद में है जो आपका नेक्स्ट आता है, इसमें पॉइंट जो आता है आपके, भारत में प्रारंभिक उद्यमी पूंजीपतियों जिन्होंने नींव रखी। यानी भारत के प्रारंभिक उद्योगपति जो थे वो कौन कौन थे, उनके बारे में बात करते हैं हम। भारत में प्रारंभिक उद्योगपति कौन कौन थे, तो इसको देखते हैं देखो।
प्रारंभिक उद्योगपतियों के अगर बारे में हम बात करें तो ये आपके थे, जैसे मान के चलो पहला द्वारिकानाथ टैगोर, इसको नाम ध्यान रखना, ये कहाँ का था, बंगाल का था। इसने 1830 और 40 के दशकों में 6 संयुक्त कंपनियां लगाई। कितनी संयुक्त कंपनियां लगाई, 6 संयुक्त कंपनियां। और इसके पास पैसा कहाँ से आया, इस पास धन कहाँ से आया, इतने सारी 6 कंपनियों को इसने लगा दिया। तो चीन के साथ इसने व्यापार किया था, वहां से इसने पैसा कमाया खूब सारा। और इसने हम कह सकते हैं कि भारत में फैक्ट्रियां लगाई, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो दिनसो पेटिट पेंटिट और जे एन टाटा, जो कि ये कहाँ का था, मुंबई का था, मुंबई का था। विशाल औद्योगिक साम्राज्य की इसने स्थापना की और चीन को निर्यात और इंग्लैंड को कच्ची कपास का निर्यात किया था। इसने चीन को निर्यात किया था और इंग्लैंड को कच्ची कपास बेची थी, यानी निर्यात किया था। और यहाँ से इसने खूब सारा पैसा कमाया और उन पैसों से इसने विशाल औद्योगिक साम्राज्य की स्थापना की। कहाँ पर, मुंबई में, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में सेठ हुकमचंद, इन्होंने कलकत्ता मारवाड़ी व्यवसाय थे। कलकत्ता में इन्होंने एक हम कह सकते हैं कि मिल लगाई थी और ये मारवाड़ी व्यवसाय थे। 1917 में देश की पहली जूट मिल लगाई इन्होंने। कहाँ पर लगाई थी, कलकत्ता में। पहली जूट मिल कहाँ पर लगाई इन्होंने, कलकत्ता में लगाई थी। और इनके पास पैसा कहाँ से आया, चीन के साथ व्यापार करने से इनके पास में पैसा आया। आपको ध्यान रखना है कि पहली भारत की मिल जो थी, जूट मिल, वो आपके लगाई जाती है कहाँ पर, बंगाल में। और कब लगाई जाती है, 1855 में। लेकिन ये जूट मिल इसने कहाँ पे लगाई है, सेठ हुकमचंद ने ये लगाई है इसने कलकत्ता में। कहाँ पर लगाई है, कलकत्ता में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं आगे, देखो इसमें आगे जो है जेडी बिरला के पूर्वज, जो इनके दादा और पिता और दादा थे, उन्होंने क्या किया, राजस्थान और ये कलकत्ता, राजस्थान के थे, इनकी पृष्ठभूमि ये रही है। उसके बाद में अगर हम देखो तो प्रारंभिक औद्योगिक निवेश किया इन्होंने और चीन के साथ व्यापार किया है। चीन के साथ व्यापार करने पर इनके पास में क्या आया था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो हमारी अब नेक्स्ट क्लास होगी, यानी इसका चौथा जो पार्ट आएगा, उसमें ये आपका पार्ट लगभग समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू।